नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो घटना चक्र से हम लोग देख रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो हम राजनीतिक दर्शन में हमारा ये दूसरा वीडियो है और अब तक हमने इसमें से 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे है। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला है दार्शनिक अराजकतावादी, दूसरा है सामूहिकतावादी, तीसरा है नैतिक अंतर्निहितवाद और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दार्शनिक अराजकतावादी। अगर राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार की बात करें तो इनके जो विचार थे ये दार्शनिक अराजकतावादी थे, यानी कि फिलोसफिकल एनार्किज्म था। क्योंकि गांधी जो थे वो राज्य विरोधी थे। वे मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों के आधार पर राज्य का विरोध करते थे। अतः उनके सिद्धांत को दार्शनिक अराजकतावाद कहा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यह कथन है, किसका कथन है बताना है। हीगल का, गांधी का, मील का या फिर बेंथम का। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है और गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ट्रूथ इज गॉड में लिखा है कि परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। तो इस बुक का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ट्रूथ इज गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके यूपी जीआईसी 2009 और यूपी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है चंपारण, तीसरा है बारडोली और चौथा है दांडी। तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। और भारत में जब वो लौट के आए थे तो व्यापक रूप से सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और उसके पूर्व इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ इस अस्त्र का प्रयोग किया था। चलिए, किसने सत्याग्रह अपनाया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग कर ही लेंगे, गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। मौलाना आज़ाद, टैगोर, नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, कि महात्मा गांधी जी ने खुद कहा है। गांधी की शिक्षाओं को अक्सर गांधीवाद के नाम से संबोधित किया गया, परंतु इस शब्द से गांधी जी को स्वयं आपत्ति थी। महात्मा गांधी का कहना था कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने बाद कोई संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता कि मैंने कोई नया सिद्धांत चलाया। आप लोग इसे गांधीवाद न कहें, इसमें वाद जैसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिनिक्स, साबरमती, सत्याग्रह या फिर सर्वोदय। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी डिस्कस किया है। फिनिक्स था उनका नाम, जो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में आश्रम था उसका नाम फिनिक्स था। क्वेश्चन नंबर 32 है आपकी स्क्रीन पे। किसने कहा है कि धर्म से वंचित राजनीति एक मूल जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। ऑप्शन है एम.के. गांधी, तिलक, कौटिल्य या फिर मनु। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, एम.के. गांधी यानी कि महात्मा गांधी। गांधी जी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धर्म और राजनीति के सम्मेलन पर बल दिया है। उनका कहना था कि धर्म विहीन राजनीति एक मौत का फंदा है। धर्म विहीन राजनीति क्या है? एक मौत का फंदा है जो कि आत्मा को नष्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 33 है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। आर
इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है, गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। इसका कारण दिया है, उनके अनुसार अपवित्र साधन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं करते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो गांधी जी जो थे, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि गांधी जी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे और उनके अनुसार अपवित्र साधन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं करते हैं। तो ये भी सही है, ये इसकी सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। पहला ऑप्शन है समग्र क्रांति, दूसरा है चौखंबा राज्य, तीसरा है सर्वोदय अंत्योदय और चौथा है भूदान जीवन दान। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, समग्र क्रांति। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इमरजेंसी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। जयप्रकाश नारायण जो थे भारतीय समाजवाद के अग्रणी प्रवक्ता थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में अपने विचार लिखे हैं। वाई सोशलिज्म तथा टुवार्ड्स स्ट्रगल में उन्होंने अपनी विचारों को व्यक्त किया है। इनके अनुसार सोवियत संघ में भ्रष्ट समाजवाद ने सभी राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति एक ही जगह पर केंद्रित कर दी है और इस तरह से वहाँ समाजवाद के नाम पर सर्वाधिकारवाद पनप गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है। सर्वोदय को जन समाजवाद किसने कहा है। आचार्य कृपलानी ने, एम.एन. राय ने, महात्मा गांधी ने या फिर जयप्रकाश नारायण ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है। इसमें दलविहीन राजनीतिक प्रक्रिया का समावेश होगा। इस तंत्र में जनता को सीधे भागीदारी होगी। सत्ता के सभी केंद्र धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे और अंततः बल प्रयोग आधारित राज्य का वास्तविक लोप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, गांधी के अहिंसा सिद्धांत के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सही है। आपको बताना है कि कौन सा सही है और इसमें दिया है यह निष्क्रियता नहीं है, दूसरा है इसका मूल सिद्धांत सत्य है, यह कमजोरों का शस्त्र है। तो तीसरे को तो पहले ही काट दीजिए, यह जन सहभागिता का साधन है, क्योंकि गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि जो अहिंसा है वो कमजोरों का शस्त्र नहीं है। तो देखिए जहाँ जहाँ 3 हो उसको काट दीजिए। तो इन तीनों में 3 है, केवल एक ऐसा है जिसमें 3 नहीं है। तो आपका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन का मतलब क्या होगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। हालांकि इसमें देखा जाए तो चौथा वाला भी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो अहिंसा का सिद्धांत है यह जन सहभागिता को बढ़ाता है, लेकिन चूंकि चौथा ऑप्शन एक साथ कहीं नहीं दिया है तो इसी को मानेंगे। अगर 4 भी यहाँ पे लिखा होता तब भी यह सत्य होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। प्रन्यास सिद्धांत, इसको ट्रस्टीशिप सिद्धांत भी कहते हैं, किसने किया। स्वामी विवेकानंद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, महात्मा गांधी। प्रन्यास सिद्धांत या ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन गांधी के द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा स्वयं को अपनी संपत्ति का स्वामी न मानकर संरक्षक मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रतिस्पर्धा, न्यास, ट्रस्टीशिप, राज्य नियंत्रण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने समझ लिया है कि जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है वो न्यास के सिद्धांत पर यानी कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। महात्मा गांधी ने इस पर विश्वास किया कि सत्ता राजनीति पर, साधनों की विशुद्धता पर, राज्य एकाधिकार पर, योजना और भारी उद्योग पर। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। साधनों की विशुद्धता के संबंध में गांधी जी का विचार था कि गलत रास्ते का चुनाव कर आप अभीष्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। सही लक्ष्य का निर्धारण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसी के अनुरूप
साधनों की विशुद्धता भी आवश्यक है, यानी कि गांधी जी साधन और साध्य दोनों पर बल देते थे और उनका मानना था कि दोनों पवित्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। यूपीजीआईसी 2008 में पूछा गया है। कौन सा सही नहीं है बताना है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से 3 सही हैं और एक कोई गलत है, और उस गलत वाले को आपको सर्च करना है। पहला ऑप्शन है, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति देश भाव नहीं रखना चाहिए। तो इसमें देखिए, ये पहला वाला ही गलत है, क्योंकि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना। शत्रु को पराजित करना सत्याग्रही का उद्देश्य कभी नहीं था। सत्याग्रही का शस्त्र क्या है? अहिंसा है, बिल्कुल सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति भी देशभाव नहीं रखना चाहिए। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शत्रु के हृदय को परिवर्तन करना, उसको अपना काम करने के लिए मनवाना, न कि उसको पराजित करना। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, गांधी ने अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया है? पंथ के आधार पर, वाद के आधार पर, रूढ़ि के आधार पर, या फिर प्रयोग के आधार पर। तो गांधी जी का सिद्धांत था कि वो किसी भी सत्य को अपने जीवन में तभी अपनाते थे जब वो खुद प्रयोग करके देख लेते थे। खुद प्रयोग करके देखते थे, उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट करते थे। तो उनका जो विचारों का आधार है वो प्रयोग पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी विद्यमान शिक्षा व्यवस्था को किसके द्वारा परिवर्तित करना चाहते थे? व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा, मूल शिक्षा के द्वारा, समाजवादी शिक्षा के द्वारा, या फिर उदारवादी शिक्षा के द्वारा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो बी वाला सही है। गांधी जी ने वर्ष 1937 में वर्धा में हो रहे शिक्षा सम्मेलन में अपनी मूल शिक्षा की एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें मैट्रिक स्तर तक अंग्रेजी रहित शिल्प शिक्षा का प्रावधान था। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति के नज़दीक थी, साथ ही सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई थी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। समाजवाद का क्या विकल्प है? अहिंसा, न्यासधारिता यानी प्रन्यास, पंचायती राज और सत्य। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। इसका हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कशन कर लिया है। न्यासधारिता, गांधी जी का न्यासधारिता का सिद्धांत व्यक्तिगत संपत्ति का निषेध करता है, व्यक्तिगत संपत्ति का निषेध करता है, जो कि समाजवाद का आधारभूत धारणा के समकक्ष है। न्यासधारिता के अंतर्गत पूंजीपतियों को संपत्ति का न्यासी माना गया है, न कि मालिक। वे संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के दृष्टिकोण से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता है? अशांति का अग्रदूत किसे कहा गया है? ये टीजीटी 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लाला लाजपत राय। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक सही है। और किसने कहा था इनको अशांति का अग्रदूत? वो था वेलेंटाइन सीरोल ने कहा था, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। क्यों कहा था? क्योंकि भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का पहला केंद्र महाराष्ट्र बना था, और इसको आगे बढ़ाने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी? देखिए ये नाम भी पूछ लिया है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, वेलेंटाइन चीरोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये किसने कहा है? किसने कहा है ये? ऑप्शन आपके सामने है, गांधी, तिलक, गोखले या फिर नेहरू। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। तिलक ने यह बात कही है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। कब कहा था? जो 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन था, उसी में उन्होंने यह बात कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, नागपुर अधिवेशन 1942, दूसरा है नागपुर अधिवेशन 1962,
हरिपुरा अधिवेशन 1960 और अवाडी अधिवेशन 1955। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कांग्रेस के अवाडी अधिवेशन जो 1955 में हुआ था, में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैस्लो ने, मैकग्रेगर ने, आर्लिकर्ड ने या फिर हर्ज़बर्ग ने? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हर्ज़बर्ग ने किया। द्वितत्वीय सिद्धांत क्या है? टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है। इसके अनुसार कर्मचारी उपलब्ध अनुरक्षक तथ्यों के प्रति संतुष्ट रहते हैं और उनमें किसी तरह की वृद्धि से प्रेरित नहीं होते, जबकि कमी से हतोत्साहित होते हैं। यही टू फैक्टर थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, डेविड एस्टर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? ऑप्शन है संस्थावाद, बहुलवाद, संरचनावाद या फिर एक सदनवाद। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है डी वाला, एक सदनवाद, ठीक है। एप्टर की जो बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इसमें एक सदनवाद को राजनीति विश्लेषण की परंपरा में शामिल नहीं किया है। तो परंपरा में शामिल नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? एक सदनवाद। बाकी संस्थावाद, बहुलवाद या फिर संरचनावाद को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, यह कथन किसका है कि कुछ व्यक्ति शासन करें तथा अन्य व्यक्ति शासित हों? यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति पराधीनता के लिए नियत होते हैं एवं अन्य व्यक्ति शासन के लिए। ऑप्शन है हॉब्स, बोधा, बेंथम या फिर अरस्तु। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, अरस्तु ने कहा। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2008 के यूपीजीआईसी एग्जाम में। अरस्तु के राजनीतिक विचारों में राज्य व्यवस्था के प्रति अगाध आस्था थी। उसका मत था कि राज्य के बिना व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है। दास प्रथा अरस्तु के काल का एक सत्य था। अरस्तु ने भी इसे न्यायोचित बताया था। दास प्रथा को उसने न्यायोचित बताया है और अरस्तु के अनुसार कुछ व्यक्ति शासन करें तथा अन्य व्यक्ति शासित हों, यह न केवल अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। अरस्तु ने तो यहाँ भी कहा है कि दास जो है वो मालिक के साथ रह करके वो क्या करता है? वो उसके कार्यों में सहयोग करता है और वह मालिक के साथ रह करके वो सीखता भी है, उसका भी इसमें दोनों का डेवलपमेंट है। मालिक को जो घर के घरेलू काम है उनसे मुक्ति मिल जाती है और वह अपना जो ज्ञान है उसका प्रयोग करता है, और जो दास होता है वह उसके साथ रह करके वो भी विवेकशील हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा किसने दी है? मार्गेंथाउ ने, पामर एवं पार्किंस ने, नाई बहर ने या फिर स्प्राउट ने? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाई बहर ने, ठीक है। कौन सा सही है? नाई बहर। तो ये राइनहोल्ड नाई बहर ने प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान की चर्चा की है। प्रकाश की संतान किसे कहता है? वे लोग जो यह मानते हैं कि स्वहित को अधिक सार्वभौम नियमों के अधीन रखना चाहिए और विश्व कल्याण के साथ उसका मेल बैठाना चाहिए। दूसरी ओर अंधकार की संतान वे हैं जो अपने संकल्प और हित के अलावा कोई नियम नहीं जानते हैं। अर्थात जो अंधकार की संतान है वो यथार्थवादी हैं और उनको दुष्ट और बदमाश तक कहा है। प्रकाश की संतान कौन है? आदर्शवादी हैं, इनको पुण्यात्मा मानता है। लेकिन आगे वो क्या कहता है? अंधकार की संतान को समझदार कहता है क्योंकि वह आत्मसंकल्प स्वहित की शक्ति को पहचानते हैं, जबकि प्रकाश की संतान को आदर्शवादी जो है उनको मूर्ख कहता है क्योंकि वे आत्मसंकल्प स्वहित की शक्ति को ठीक से न पहचानने के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अराजकता और अव्यवस्था के खतरे को बहुत छोटा करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 क्वेश्चन है, मुनि के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष कौन कौन से हैं? ऑप्शन है सूचनात्मक, परामर्शकारी, पर्यवेक्षणात्मक, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्टाफ कार्य के तीनों पक्ष हैं, ये तीनों पक्ष हैं सूचनात्मक, परामर्शकारी और
क्षणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को आस्टीनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। यह कथन किसका है? डाइसी का, लास्की का, मेटलैंड का या फिर लॉर्ड ब्राइस का? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। लास्की का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये लास्की का स्टेटमेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन कैप्लन ने अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के निम्न में से किस प्रतिमान की कल्पना नहीं की थी? शक्ति संतुलन की व्यवस्था, उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने, उसके विश्लेषण एवं भविष्य की चुनौतियों के समाधान के लिए मार्टिन कैप्लन ने 1957 में एक बुक लिखी थी, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के 6 मॉडल प्रस्तुत किए थे इस पुस्तक में। उसने पहला मॉडल क्या था? शक्ति संतुलन व्यवस्था, दूसरा था ढीली द्विध्रुवीय व्यवस्था, तीसरा था कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था, चौथा था सार्वभौमिक व्यवस्था, पांचवा था पद सोपानीय व्यवस्था और छठा था इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। चौथा क्या था? इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम किसके नाम से जुड़ा है? आमंड और पावेल, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल या फिर O.R. यंग? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम है, यह आमंड और पावेल से जुड़ा हुआ है। और इसने राजनीतिक व्यवस्था के 4 लक्षण बताए हैं। पहला है राजनीतिक व्यवस्था के भागों में आत्मनिर्भरता, राजनीतिक व्यवस्था की सीमा, तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण और चौथा है राजनीतिक व्यवस्था द्वारा बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 57 है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी देख लिया। तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें ग्रेवियल आमंड। ठीक है, आमंड और पावेल थे, इसमें आमंड ही केवल ऑप्शन है, इसलिए आमंड ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? पूछा है तो आपको देखना है इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है संस्थात्मक संरचनाएं, दूसरा है समुदायात्मक संरचनाएं, तीसरा है प्रजातीय संरचनाएं और चौथा है प्रदर्शनात्मक संरचनाएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 59 क्वेश्चन है, इनमें से किसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध का पिता किसे कहा जाता है? एल्टन मेयो, बर्नार्ड, मैक्स वेबर या फिर F.W. टेलर? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? F.W. टेलर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से कौन यथार्थवादी नहीं है? हाब्स, यूसिडाइस, कांट या फिर मैकियावेली? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हाब्स भी यथार्थवादी है, थुसिडाइस भी है, मैकियावेली भी है। कांट जो है ये यथार्थवादी नहीं है। ठीक है, कांट एक आदर्शवादी विचारक है। और आदर्शवाद या प्रत्ययवाद उन विचारों और मान्यताओं की समेकित विचारधारा है जिनके अनुसार इस जगत की समस्त वस्तु में विचार या चेतना की अभिव्यक्ति हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।